हेलो लिया। एक सौ कैसे हैं आप? कितना सर? विदाउट लास्ट दो क्लास आपने ज्वाइन नहीं किया उसमें? नो सर, मैंने पर वो देखे तो पर डाउट नहीं है। अदिति, कोई डाउट लास्ट क्लास से रिलेटेड? नो सर। ओके, सो हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग, ये सारी चीजें हमने डिफाइन कर दिया था। उसके बेस पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एंड देन उसके बेस पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं डिफाइन करता हूँ कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे मान लीजिए, अगर मैं ग्रेविटी के बेस पे वर्क डन डिफाइन करूं किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक, सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई ब्लॉक किसी इस पॉइंट पे भी है, उसको अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ तक ले जाना हो, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो इस पे एक फोर्स एक्ट करता होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg, एंड इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट द ग्राउंड, h। तब इस कंडीशन में अगर मैं वर्क डन डिफाइन करूं, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपली फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज h। तब मेरे पास टोटल वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट mgh के इक्वल आ गया। अगर मैं सेम ब्लॉक को थोड़ा सा इंक्लाइन अगर मैं किसी पाथ में ले जाऊं, सपोज कर लीजिए यहाँ से इस तरह टू द रिमेन सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट, इस तरह से, तब ये वर्क डन इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे कितना हो सकता है अगर वो कैलकुलेट करना चाहूँ। तो मान लीजिए मेरे पास ये ब्लॉक किसी इस पॉइंट पे, इसकी टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड यहाँ से यहाँ तक h है, बट इस पर्टिकुलर कंडीशन में वो इस पाथ के लॉन्ग मूवमेंट कर रहा है। तो मान लीजिए समय एंगल थीटा है, एंड उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास ये ब्लॉक किसी इस पॉइंट पे, एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड mg, सरफेस के परपेंडिकुलर एंड सरफेस के अलोंग। तो अगर मेरे पास ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। तो उसके बेस पे एक कंपोनेंट हो जाता है mg cos थीटा, एंड ये कंपोनेंट हो जाता है mg sin थीटा। तो मैं बोलूंगा कि इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए mg sin थीटा क्या है, रिस्पॉन्सिबल है उसको अलोंग इट्स स्लैंट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव कराने के लिए। तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए L, सपोज L डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, तब मैं वर्क डन कैलकुलेट करूँ तो जाएगा फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो जाएगा मेरे पास mg sin थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा L। अगर मैं sin थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल के लिए देखूं, तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज, तो उनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो ये टर्म हो जाएगा mg परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज टाइम्स L। एल एल कैंसिल आउट, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, mgh। सिमिलरली अगर मैं कोई थर्ड पाथ डिफाइन करूं, सपोज कर लीजिए इस ब्लॉक को मूव कराया गया पहले इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, एंड फिर इस डायरेक्शन में, ताकि रिमेन सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट तक ला दिया गया उस पर्टिकुलर ब्लॉक को, सपोज कर लीजिए इस पॉइंट को। अब इसको मूवमेंट कराने के लिए अगर मैं वर्क डन डिफाइन करूं इसमें, तो देखिए फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तब इस कंडीशन में वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो मान लीजिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई तक, तो यहाँ से यहाँ तक कोई वर्क डन नहीं। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बोलूंगा तो ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए h1, दोनों पैरेलल। सेम अगर मैं इस पॉइंट पे डिफाइन करूं, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये डिस्प्लेसमेंट एंड ये फोर्स। फिर अगर मैं यहाँ डिफाइन करूं, तो फोर्स इस डायरेक्शन में एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, सपोज कर लीजिए h2। तब इन टोटल पाथ के लिए अगर वर्क डन डिफाइन करूं, तो नेट वर्क डन वुड बी इक्वल्स टू वर्क डन लॉन्ग AB, BC, CD, वर्क डन DE।
यहाँ पे देखिए ए बी के लॉन्ग वर्क डन, सी डी के लॉन्ग वर्क डन क्या होगा 0, क्योंकि मेरे पास एंगल कितना है 90 डिग्री। बोल सकते हैं यस सर। बीसी के लॉन्ग वर्क डन देखिए तो हो जाएगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल। फोर्स मेरे पास mg, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास h1। उसी तरह इस पॉइंट के लिए फोर्स मेरे पास mg एंड डिस्प्लेसमेंट h2। दोनों में से mg कॉमन कर लीजिए, सो h1 प्लस h2। तो ये मेरे पास टोटल हाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट की फ्रॉम द ग्राउंड h मान लीजिए, ये हो जाएगा mgh। इन तीनों डिफरेंट पाथ के लिए देखिए वर्क डन क्या आया, इक्वल आया। अदिति यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। तो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस ब्लॉक को मूवमेंट कराने के लिए। तो आप बोलिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए अगर मैंने वर्किंग कैलकुलेट किया, किसी भी पाथ के अलॉन्ग अगर मैं मूवमेंट करूं, अगर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है तो उसके लिए वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक, तब उस पर्टिकुलर फोर्स जिसके लिए वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं होता, उस पर्टिकुलर फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। आई बात समझ? यस सर। आलिया आपको समझ आया? यस सर। ओके, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इस पर इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। ये वर्क डन 0 हो जाएगा, ये भी वर्क डन 0 हो जाएगा। यस सर, डन। ओके, सब यहाँ से हम डिफाइन करते हैं इस पर्टिकुलर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो आप बोलेगा द फोर्स और फील्ड फॉर विच वर्क डन is path independent। तब मैं बोलूंगा it depends upon initial and final point। तब उस फोर्स या फील्ड को हम कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज और, अगर मान लीजिए आपके पास सरफेस कुछ इस पॉइंट पे और उसको रेज करना है किसी इस पॉइंट तक, मान लीजिए मेरे पास कोई ब्लॉक है, उसको मूवमेंट कराएगा, तो फर्स्ट उसको अपवर्ड ले जाए यहाँ से यहाँ तक, पहले किसी इस पॉइंट तक। ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, मतलब फोर्स डाउनवर्ड, मूवमेंट अपवर्ड कर रहा हूँ, तो वर्किंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ mgh बोल सकता हूँ। सिमिलरली ऑन कमिंग बैक टू अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स दिस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में। तो मान लीजिए इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, तो वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम A to B is equals to force times displacement, force downward, displacement upward, तो इसको लिख सकते हैं माइनस mgh। सिमिलरली अगर मैं वर्क डन बोलूँ B से A तक जाने के लिए, तो फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में। अगर मैं दोनों का सम कर लूँ, वर्क डन A to B प्लस वर्क डन B to A, दोनों का सम कितना हो जाएगा 0। तब इसी टर्म को हम कैलकुलस के वे में ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन
ऑफ टोटल वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ, इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक, मतलब जिस पॉइंट से चलना शुरू किया उसी पॉइंट पे वापस कंप्लीट उसी पॉइंट पे आ गया, तो उसको डिफाइन करते हैं वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ। तब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो ये भी इस पर्टिकुलर फील्ड की कंडीशन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। तो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, द नेट वर्क डन along closed path for conservative field या conservative force is 0। यहाँ तक बात समझ में आए? सब ओके, तो ये सब डिफरेंट मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन की। ठीक, इसके बेस पे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं। तो अभी मैंने यूज किया था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप नेक्स्ट क्लास में पढ़िएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, हमने पीछे एक टर्म यूज किया था स्प्रिंग। ये सारे फोर्सेस कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। अदिति, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, वो डन अलोंग के बाद क्या लिखा है? The net work done along closed path और कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। तब यहाँ से डिफाइन करता है कि उस पर्टिकुलर वर्क डन की वजह से कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती इस पर्टिकुलर सिस्टम में। तो ये भी डिफाइन कर सकते हैं, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ तक पहले नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट में मैंने फोर्स और फील्ड लिखा है। अभी हम सारी चीजें फोर्स के टर्म में पढ़ते हैं। जैसे आप ग्रेविटेशन पढ़िएगा तो वहां पे समझिएगा कि जो फोर्स होता है वो एक्चुअली में फील्ड के कंसेप्ट पे बेस्ड डिफाइन होता है। इसलिए फोर्स बोलूं या फील्ड बोलूं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं ये भी लिखा होगा कंजर्वेटिव फील्ड, तो ये मत कंफ्यूज हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स एंड कंजर्वेटिव फील्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं। यस सर। आलिया, आपने लिख लिया? यस सर। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की कंजर्वेटिव फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स बेस्ड पे। दूसरा होता है मेरे पास, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन करूं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैग, विस्कस, जो भी ऑपोजिंग फोर्स होता है उसके लिए अगर डिफाइन कीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सरफेस है इस तरह। ठीक, सरफेस में कुछ रफनेस हो इस तरह, एंड इस पे किसी ब्लॉक को अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, सपोज कर लीजिए ये मेरे पास कोई ब्लॉक है, इसको मूवमेंट कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर पाथ के अलोंग, तो इसके लिए वर्किंग कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप बोलिएगा यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसके मोशन के अगेंस्ट, किसे इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, टाइम्स मास ग्रेविटी, इतना फोर्स होता है। मूवमेंट इस डायरेक्शन में मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक राइट साइड में होगा, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वर्क डन अगर कैलकुलेट करूं तो वर्क डन अगर मैं पॉइंट ए टू बी कैलकुलेट करता हूं, जैसे इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वहां पे नेगेटिव डायरेक्शन में एंड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस तरह से। सिमिलरली अगर मैं वर्क डन बी से ए तक जाऊं, तभी भी फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी भी वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। अगर दोनों का सम कीजिएगा ताकि टोटल वर्क डन डिफाइन किया जाए, तो नेट वर्क डन लॉन्ग क्लोज्ड पाथ, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2mg इंटू डी। ये वैल्यू नॉन जीरो आ रही है। आई बात समझ? तब यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स जिसके लिए वर्क डन क्लोज्ड पाथ में जीरो ना हो, मतलब वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता हो,
तब उस पर्टिकुलर फोर्स या फील्ड को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ये बात समझ में आए? Yes, sir. तब हम डिफाइन करते हैं द फोर्स फॉर विच वर्क डन इज path dependent. The net work done along closed path is non-zero. तभी डिफाइन करता है कि वो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी अदर फॉर्म ऑफ डिसिपेशन में कन्वर्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड, लाइट, किसी भी फॉर्म में। इसीलिए ये पर्टिकुलर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स causes to loss of energy, causes loss in energy of that particular system. ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल में याद रखिएगा, ऑल रेजिस्टिव फोर्स, जैसे फ्रिक्शन, विस्कस, ड्रैग, ये सारी चीजें। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। So जी पूछिए। हमने थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? लॉस इन एनर्जी। कॉजेज लॉस इन एनर्जी, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर मैं वर्किंग करूंगा तो वो वर्किंग किसी अदर डिसिपेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, हीट, साउंड, लाइट, इन सब टर्म में। सर विस्कोसिटी के बाद क्या? विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स, जैसे फ्रिक्शन डिफाइन करते हैं किसी भी सॉलिड सरफेस के लिए, विस्कस डिफाइन करते हैं फ्लूइड के लिए, ड्रैग डिफाइन करते हैं एयर के लिए। Yes, sir. So ओके, तो हमने कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब देखिए कुछ अनदर प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। देखिए जैसे हमने पीछे कहा था कि किसी भी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड क्यों होती है, तो हमने डिफाइन किया था कि मेरे पास जो फोर्स होता है दो तरह का होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिसिपेटिव फोर्स होता है, वो किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड वो एनर्जी लॉस कर जाती है। ठीक, बट कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर मैं वर्किंग करता हूँ तो वो सिस्टम में स्टोर कर देता है और उसी पर्टिकुलर स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब कभी भी आप सवाल पूछे कि किस फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है सिस्टम में, तो आप बोलेगा इट इज ओनली टू कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, अब जैसे हमने एक टर्म डिफाइन किया था स्प्रिंग मास सिस्टम, तो मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग अटैच्ड विद अ ब्लॉक, ये अभी उसका मीन पोजीशन है। अगर उस मीन पोजीशन से उसको कंप्रेस कीजिए या एक्सटेंड कीजिए, तो कंप्रेस कीजिएगा तो उसके स्प्रिंग की लेंथ में थोड़ा कंप्रेशन आएगा, कुछ यहाँ तक आ जाएगा। तो ये उसका फाइनल पोजीशन, ये उसका इनिशियल पोजीशन। यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट x। अदिति, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स किधर होगा एंड एक्सटर्नल फोर्स किधर होगा? एक मिनट, हाँ अदिति, मैंने कुछ सवाल पूछा था आपसे।
Yes, sir. मैंने एक सवाल पूछा था, अगर मैं इस ब्लॉक को कंप्रेस करूं तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा और एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? सर एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन राइट साइड में होगा। आलिए आप बता दीजिए। मैंने ब्लॉक को इनसाइड कंप्रेस किया है, तो जिस डायरेक्शन में कंप्रेस करूंगा उसी डायरेक्शन में मुझे कुछ एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स को कंप्रेस नहीं हो सकता, ठीक। इसलिए एक्सटर्नल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग होगा। रिस्टोरिंग फोर्स पर्टिकुलर स्प्रिंग के रिस्टोर करने की टेंडेंसी को डिफाइन करने के बेस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये मेरे पास रिस्टोरिंग टर्म आई, बात समझ? यस। ठीक। अब देखिए, अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स से, ठीक, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल टाइम्स डिस्प्लेसमेंट x, तो वो किसी स्मॉल पार्ट के बेस पे होगा तो dx ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक। अब जितना अमाउंट में वर्क डन किया वो स्टोर्ड हो जाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो स्टोर्ड किस बेसिस पे, एंड उसी पर्टिकुलर टर्म को वो कन्वर्ट करता है रिस्टोरिंग टर्म में। तो मैं इस पर्टिकुलर एक्सटर्नल फोर्स को लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एफ रिस्टोरिंग टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख सकता हूँ। यस। जितना अमाउंट ऑफ वर्किंग करते हैं वो कन्वर्ट कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आप उसको लिख सकते हैं du, ठीक। तो ये बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होता है और जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट इन डायरेक्शन या ऑपोजिट इन सेंस, इसलिए वहां पे एक नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि वर्क डन में हम एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं एंड एक्सटर्नल फोर्स उस रिस्टोरिंग फोर्स के जस्ट ऑपोजिट होता है जिसके बेस पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, इसलिए उसमें साइन कैसे आता है, नेगेटिव बोल सकते हैं। यस। तब यहाँ से एक टर्म डिफाइन करते हैं, वर्क डन इज जस्ट माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कब? अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है उसके बेस पे तब, ठीक। तब मैं इसको अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स के बेस पे डिफाइन करूँ तब मेरे पास एक रिलेशन आता है du इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब इस पर्टिकुलर टर्म में आपको ये डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स तीन डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं, क्योंकि फोर्स x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, एंड ये डिस्प्लेसमेंट x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। तब मैं इस टर्म को रिवर्स में लिखूं तो f इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई dr, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि इसके तीन डिफरेंट कंपोनेंट डिफाइंड हो सकते हैं, तो अगर मुझे x कंपोनेंट निकला है तो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय x, अगर मुझे y कंपोनेंट निकालना हो तो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय dy, अगर मुझे z कंपोनेंट निकालना हो तो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय z। यहाँ पे देखिए, हमने जैसे पीछे टर्म पढ़ा था डिफरेंशिएशन, एक टर्म पढ़ा था हमने, एक मिनट, यहाँ तक कोई डाउट? समझ आया ये क्या क्या मैंने किया? देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे मैंने डिफाइन किया। सबसे पहले मैंने कहा कि मेरे पास कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है और ये उसका मीन पोजीशन है, कर लीजिए। कंप्रेस किया तो कंप्रेस करने के लिए मुझे कुछ एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी ताकि उसको इनसाइड एक्स अमाउंट डिस्प्लेस कर दीजिए। एक्स अमाउंट डिस्प्लेस ना कीजिए, उसको dx अमाउंट डिस्प्लेस कीजिए।
डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो मैं वर्क डन वहां से डिफाइन कर सकता हूँ एक्सटर्नल फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक कोई डाउट? No, सर अगर उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर उस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट रिस्टोर करने की टेंडेंसी होगी, मतलब वो कंजर्वेटिव नेचर का होगा, तभी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती है। अगर रिस्टोर करने की टेंडेंसी नहीं होगी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती। तब वहां पे एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता होगा उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल फोर्स के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। इसलिए एफ एक्सटर्नल की जगह पे माइनस ऑफ एफ आर लिख सकता हूँ। आई बस समझ? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। no, sir. अब मैंने जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया था वो अब रिस्टोरिंग फोर्स के बेस पर डिफाइन करूं तो वही पर्टिकुलर टर्म अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इक्वल, जो कि स्टोर्ड होता है उसको डिफाइन करता है। ठीक, तब मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगा तो वो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है। बोल सकते हैं यहाँ से? यस सर। अब उस टर्म की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर वर्क डन के बेस पे। डॉट प्रोडक्ट तीन डिफरेंट कंपोनेंट को डिफाइन करता है, एफ फोर्स के तीन कंपोनेंट एक्स वाई जेड एंड इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के तीन कंपोनेंट डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। आई बात समझ? यहां तक कोई डाउट? तब मैंने उसको रिवर्स में अगर मैं लिखूं, फोर्स को लिखूं, तो ये डिस्प्लेसमेंट उससे जाकर डिवाइड में, तो इस डिस्प्लेसमेंट के बेस पे इसके पास तीन डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं, dx dy dz के बेस पे। तब इस पर्टिकुलर रिलेशन से फोर्स का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। बट यहाँ पे मैंने जो रिलेशन यूज किया और जो मेरे पास एक्चुअल डिफरेंशिएशन होता है, दोनों में थोड़ा चेंज होता है। मैं आपको रीजन समझाता हूँ कि वो क्या होगा। पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, ठीक, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अदिति, यहाँ तक समझ आया आपको? Yes, sir. ओके। डन सर। अदिति लिख लिया आपने? Yes, sir. देखिए यहाँ पे जो रिलेशन यूज हुआ है, ठीक, वो टर्म क्या है और हम एक्चुअल में क्या डिफाइन करते हैं। मैं कोई फंक्शन लूँ एफ एक्स एंड वाई, दो डिफरेंट वेरिएबल का, उसको इस तरह लिखूं एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसे है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें d over dx of that particular function f, इसका मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट वेरिएबल एंड बोथ आर इन प्रोडक्ट, तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा प्रोडक्ट रूल के बेस पे। वो कहता है फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए, सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई में रखिए, जैसे हमने पढ़ा था। अगर y इज इक्वल्स टू कोई दो डिफरेंट फंक्शन हो एफ एक्स डॉट जी एक्स, तो कहता था dy dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए, सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई में रखिए, बीच में प्लस, सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए एंड फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई में रखिए। ऐसा ही था कुछ। अगर थोड़ी बहुत चीजें आपको याद हो उस डिफरेंशिएशन के बेस पे यस सर। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट किया, सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई में रखा, फिर बीच में प्लस, सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा 3y स्क्वायर, बट ये y है और हम डिफरेंशिएट x के टर्म में कर रहे हैं, सो एक डेरिवेटिव पार्ट ये लिखा जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस फिर से y स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन 2y dy बाय dx। ये डिफरेंशिएशन समझ आया कैसे मैंने किया अदिति? Yes, sir. तो इस डिफरेंशिएशन को बोलते हैं हम लोग एक्चुअल डिफरेंशिएशन।
बट अगर एक अनदर टाइप का डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन एफ एक्स वाई। कंप्लीट डी नहीं लिखते, इसको थोड़ा टिल्टेड वे में लिखते हैं और इसको डेल पढ़ते हैं और डेल्टा पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के टर्म में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सिर्फ आप उनको वेरिएबल मानेंगे, बाकी जितने भी टर्म होंगे सब कांस्टेंट टर्म की तरह बिहेव करते हैं, चाहे वो अल्फाबेट हो या कोई कांस्टेंट नंबर हो, दोनों ही टर्म। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए सिर्फ यहाँ पे एक्स वेरिएबल होगा। एक्स विल बी ट्रीटेड एज वेरिएबल, अदर देन कोई भी नंबर अगर हो या वेरिएबल y हो, वो सारे टर्म यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेंगे, कांस्टेंट टर्म की तरह। ये बात समझ में आए? यस सर। तब इसको डिफरेंशिएट देख कैसे करेंगे। फर्स्ट टर्म में देखिए एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो y वुड बी टेकन एज कांस्टेंट एंड वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड में है, सो इस पर्टिकुलर टर्म को एज अ कोएफिशिएंट मान सकते हैं। आई बस समझ? यस सर। सो यहाँ पे लिख सकते हैं वाई क्यूब इज टेकन एज कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म था x का, इसलिए एक ही बार डिफरेंशिएशन। सेकंड टर्म देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। आलिया, नो सर, कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? और 0। बहुत अच्छे, आई बात समझ? तो देखिए ऊपर वाला मैंने एक्सप्रेशन लिखा और नीचे वाला एक्सप्रेशन लिखा, टोटली डिफरेंट टर्म है कि नहीं? टोटली डिफरेंट टर्म है। यस सर। तो इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल डिफरेंशिएशन। तो मैंने जो पीछे रिलेशन यूज किया था पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे, ये टर्म, ये एक्चुअली में पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है उस पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड टू ऑब्टेन एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड। आई बात समझ? आंसर एक बार रिपीट कर सकता? देखिए जैसे मैंने रिलेशन यहाँ पे यूज किया पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड एक्चुअल डिफरेंशिएशन, सेम इसी तरह यहाँ पे जो फोर्स के बेस पे डिफाइन करते हैं, ये जो फोर्स है उस पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे जो रिलेशन है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम तब यूज करते हैं जब x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट तीनों इंडिपेंडेंटली एक्ट करता हो और तीनों के बीच में आपस में कोई इंटर रिलेशन ना हो, वहां पे हम डिफाइन करते हैं। जैसे इसका मतलब डिफरेंशिएशन सिंपली बताता क्या है, रेट ऑफ चेंज इन एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट। ठीक, अगर मैं रेट ऑफ चेंज अलोंग एक्स एक्सिस लूं, तो अगर ये x y एंड z पे डिपेंडेंट ना हो तो उसको मैं कांस्टेंट बिहेव कर सकता हूं ना इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलावा। यस। आलिया समझ आया? यस सर। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट y एक्सिस के अलोंग करूं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चेंज सिर्फ y के अलोंग कर रहा है, तो इस एक्सिस के ऊपर x कंपोनेंट z कंपोनेंट कैसा होता है, 0 0 होता है ना। एंड जी। सिमिलरली अगर मैं z एक्सिस पे अलोंग मूव करूं एंड डिफाइन करूं कि z कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, तो वो सिर्फ चेंज वन कोऑर्डिनेट के अलोंग डिफाइन करता है। इसीलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन हम वहां यूज करते हैं जहां पे फंक्शन वन कंपोनेंट डिपेंडेंट होता है, मतलब x कंपोनेंट y पे डिपेंडेंट ना हो, y कंपोनेंट x पे डिपेंडेंट ना हो, हर टर्म इंडिविजुअली एक्ट करता हो उसके लिए। इसीलिए यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन, अगर मैं x के टर्म में डिफरेंशिएट करूं तो सिर्फ x वेरिएबल ट्रीट होगा, y एंड z रिमेन्स कांस्टेंट होगा। अगर मैं y के टर्म में डिफरेंशिएट करूं तो सिर्फ y वेरिएबल होगा, बाकी सारे कंपोनेंट कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। ये बात समझ में आ गई? यस सर। पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ आया? यस। ओके, पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको पिछला वाला रिलेशन क्वेश्चन के बेस पे सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं।
So, अदिति आपने लिख लिया? Yes, sir. ओके, अब देखिए जो हमने पीछे यूज किया था, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओवर डी आर। ठीक, इस पर्टिकुलर टर्म को हम ऐसे भी रीड आउट करते हैं, माइनस का मतलब नेगेटिव और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। फिजिक्स में मैंने आपको बताया था शुरू में मोशन स्ट्रेट लाइन में कि किसी भी क्वांटिटी का चेंज दो तरह से हम डिफाइन करते हैं, चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब उस क्वांटिटी को बोलते हैं रेट, and change of any quantity with respect to displacement is called gradient। तो यहाँ पे देखिए चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट है, ये लेंथ के टर्म में है चेंज। Yes, sir. इसीलिए इस टर्म को ऐसे भी रीड आउट कर सकते हैं, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो एफ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो सकता है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका अपना कुछ डायरेक्शन होगा, ये डी यू बाई डी आर रेट ऑफ चेंज को डिफाइन कर रहा है, एंड उसके साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ठीक, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा वो फोर्स के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट वे में होगा। आई बात समझ? Yes, sir. तो मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ कि जो फोर्स है उसका डायरेक्शन होगा, उसके ऑपोजिट सेंस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी decreases along the direction of force। ठीक, डी यू बाई डी आर रेट ऑफ चेंज को बोला और इसके साथ नेगेटिव है, मतलब वो डिक्रीज कर रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव होता तो इसका मतलब होता है इंक्रीज कर रहा है। ठीक, अब इसके बेस पे रिलेशन अगर मैं कंपोनेंट के बेस पे दूं, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको इसके एक्सप्रेशन समझाता हूँ। आलिया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आपको? no, sir. लिख लिया? Yes, sir. ओके, आप मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। If u is equals to x square y minus of y cube plus z squared, find conservative force at -1 1 -1। आपको रिलेशन पता है, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, ताकि मुझे ये रिलेशन ऑब्टेन हो जाए, fx fy fz। अगर fx है तो उसके साथ i कैप, fy है तो उसके साथ j कैप, एंड fz है तो उसके साथ k कैप। सिंपली आप इस रिलेशन पर कर दीजिएगा। एक बार कोशिश कीजिए पहले पार्शियल डिफरेंशिएट करने की, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए, डेल यू बाई डेल वाई निकालिए, एंड डेल यू बाई डेल जेड निकालिए।
अदिति सॉल्व हो रहा है। आलिया कर सॉल्व हुआ। अदिति, नो सर, इसमें लाइक हो रहा है। आलिया आपने सॉल्व किया? सर कर तो लिया, तो मुझे गलत लग रहा है। जिसकी फर्स्ट वाले का y ब्रैकेट में 2x आएगा। देखिए पहले वाले टर्म में मुझे x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, तो x वेरिएबल होगा, y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो फर्स्ट टर्म में y मल्टीप्लाइड में बाहर ले लीजिए, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। यहाँ पे y अकेला है तो कांस्टेंट की तरह, तो डिफरेंशिएशन 0। z अकेले कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू +1, तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। अदिति ये समझ आया? यस सर। सेकंड टर्म अगर मैं y के टर्म में डिफरेंशिएट करूं तो देखिए x स्क्वायर मल्टीप्लाइड में है तो उसको बाहर रख दिए, y का डिफरेंशिएशन 1, y क्यूब उसका डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, एंड थर्ड टर्म ओनली z हैविंग कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा 0। x की जगह पे पुट करना है -1 तो उसका स्क्वायर +1, y की जगह पुट करना है 1 तो उसका स्क्वायर 1 विद -3, -3 + 1 तो हो जाएगा -2। उसी तरह z के लिए डिफरेंशिएट कीजिए, तो फर्स्ट टर्म में कोई z नहीं 0, सेकंड टर्म में कोई z नहीं 0, थर्ड टर्म 2 टाइम्स ऑफ z, z की वैल्यू पुट करनी है -1 तो पूरी वैल्यू हो जाएगी -2। अब मेरे पास रिलेशन था f जो होता है वो -du/dr होता है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट कॉम्पोनेंट, तो नेट फोर्स इन वेक्टर पॉइंट इज -fx या -du/dr, तो माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई कैप, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ जे कैप, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ के कैप। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फोर्स हो गया कंजर्वेटिव इस पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे। आलिया आपको समझ आया ये? यस सर। कहाँ तक आपका सही था? सर मैंने निकाल लिया था, बस मुझे नहीं पता था कि पूरा। अच्छा, वैल्यूज नहीं पुट किया था आपने। अदिति आप सॉल्व हुआ था? यस सर।
आपने सॉल्व कहाँ तक किया था? सर डिफरेंशिएशन में लाइक थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था। अब समझ आया? यस सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस Then आइए आप, ओके, तो हमने फोर्स डिफाइन कर दिया, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फिर कंजर्वेटिव फोर्स के कैलकुलेशन कैसे कैसे हो सकते हैं वो हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर मैं इन टोटल डिफाइन करूं तब वर्क एनर्जी थ्योरम, तो मैंने शुरू में डिफाइन किया था एक वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर काइनेटिक एनर्जी, मतलब कोई भी बॉडी जिसमें सिर्फ चेंज उसकी वेलोसिटीज में अगर हो तो वहां पे जितना अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं वो उसकी वेलोसिटी में स्पीड अप या स्पीडिंग डाउन कर सकता है। तो वर्क डन इज सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओनली। दूसरा मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम लिया, या अगर मैं पोजीशन के बेस पे ग्रेविटी के अगेंस्ट या टुवर्ड्स में मूवमेंट करा रहा तो वहां पे वर्क डन उसके पोजीशन वाइज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे डिफाइन करा। कोई एक ऐसा सिस्टम हो जहां पे दोनों चीजें चेंज करती हो, आइदर पोजीशन के वाइज भी चेंज करता हो पोटेंशियल एनर्जी और उस पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी में भी चेंज आता हो, तो मैं वहां पे टोटल कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? नेट वर्क डन would be equals to change in kinetic energy plus change in potential energy। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके ऐसे बोल सकता हूँ। आई बात समझ? यस सर। तो ये इन जनरल टोटल वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, ठीक है, जो हर सिस्टम के लिए डिफाइंड होगा। ठीक, अब इसी में हमने दो इंडिविजुअल पार्ट में इसको डिफाइन किया था, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता हो, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता हो। तो उन दोनों को दो अलग अलग वे में डिफाइन किया था। यहाँ पे हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सिस्टम जहाँ पे दोनों साइमल्टेनियसली चेंज हो तब कैसे डिफाइन करेंगे। तब इसके बेस पे कहता है द नेट वर्क डन। अब ये नेट वर्क डन किसकी किसकी वजह से हो सकता है? आइदर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या तो फ्रिक्शनल फोर्स के बेस पे, मतलब कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव के बेस पे डिफाइन कर सकता है। तब नेट वर्क डन ड्यू टू external force or frictional force is equals to sum of change in kinetic energy and potential energy, इसके इक्वल होता है। अब मैं आपको इसके बेस पे प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ जहाँ पे दोनों चीज चेंज करती है। देख कैसे, मान लीजिए आपके पास कोई सपोर्ट है, वहां पे कोई एक स्प्रिंग है, इसका सरफेस कुछ यहाँ तक एंड सरफेस रफ अगर हो ये मेरे पास रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस के ऊपर कोई एक स्प्रिंग अटैच्ड है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे उसका वन एंड एंड किसी पॉइंट सपोर्ट से कनेक्टेड है। कोई एक मैंने बॉल लिया, उसको सम इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से प्रोजेक्ट किया, ठीक, ताकि इस पर्टिकुलर रीजन में स्टार्ट मूवमेंट करना शुरू करे, मैक्सिमम कंप्रेस किसी इस पॉइंट तक कर दे ताकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड होके कुछ ऐसे हो जाए, बॉल कुछ यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर बॉल ने कंप्रेशन मैक्सिमम कितना किया यहाँ से यहाँ तक x, इस पर्टिकुलर स्प्रिंग की पोजीशन में। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाए। आपको मैक्सिमम कंप्रेशन अगर सॉल्व करना हो तब देखिए। आप बोलिएगा यहाँ पे वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है, तो आप बोलिए रफनेस ऑफ द सरफेस, उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स में वर्क डन क्या होगा, ठीक, उसको अपोज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, which is equals to minus mu times of mg, force and displacement यहाँ से आता है
x। तो ये नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन जो इस पर्टिकुलर सिस्टम में हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो रिलेशन होता है नेट वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल plus change in potential energy means potential energy final minus potential energy initial. Net work done is due to frictional force, so mu times of mgx. Kinetic energy finally block जाके rest में हो गया तो final kinetic energy की value 0. Initially it was moving with some velocity v naught, तो इसकी kinetic energy हो जाएगी half m v naught का square. आइए समझ आया आपको? Yes, sir. अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल देखूं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में x अमाउंट कंप्रेशन हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के लिए होती है हाफ टाइम्स ऑफ kx स्क्वायर। इनिशियली स्प्रिंग वाज इन रिलैक्स पोजीशन, देयर इज नो कंप्रेशन एंड elongation, इसलिए x की वैल्यू 0, इसलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इस एक्सप्रेशन में कोई डाउट? अदिति? No, sir. अब क्या कीजिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है उसके टर्म में आया, सबको एक तरफ ले जाइए तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ कैंसिल आउट हो जाएगा m ओवर k टाइम्स ये उससे जाएगा तो प्लस में तो हो जाएगा प्लस म्यू m g 2 डिवाइड बाई k टाइम्स x माइनस ये हो जाएगा m ओवर k टाइम्स v नॉट उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे अगर एक्सप्रेशन फाइंड करना हो, x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपको फॉर्मूला पता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी बाई 2a। तो इसमें आपको a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो इसको सॉल्व करके आप मैक्सिमम कंप्रेशन उस स्प्रिंग में कितना हो सकता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. ओके, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर मैं आगे बताता हूँ। इस क्वेश्चन में था फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग। Yes, sir. आलिया आपने लिख लिया? Yes, sir. यहाँ तक एक्सप्रेशन से बात समझ आया आपको आलिया? Yes, sir. ओके, अब देखिए इसके बेस पे अगर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, ठीक, तो b की वैल्यू आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट mg ओवर k विद नेगेटिव साइन प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ a, ये कुछ वैल्यू आ जाएगा आपका। अब इसी में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अगर वो सरफेस फ्रिक्शनल सरफेस नहीं होता, ठीक, if surface is smooth, तब उस कंडीशन में क्या होता, म्यू की वैल्यू कितनी हो जाती, 0 हो जाती। तब इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां म्यू होता वहां वहां 0 पुट कर देते एंड देन उसके बेस पे x की वैल्यू फाइंड करते। आई बस में अदिति समझ आया आपको ये? Yes. ओके, तो इसी तरह से आपको अलग अलग प्रॉब्लम में उसको अप्लाई करने की जरूरत होती है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कॉम्पिटिटिव का।
if half portion of an inclined plane is rough, lower half portion. A block is released from top and on reaching the bottom, it gets completely stopped. Find relation between mu and theta. आई थिंक क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आया होगा। मान लीजिए मेरे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है इस तरह से, ये आप कोई ट्रायंगल अज्यूम कर लीजिए इस तरह, ठीक। इसमें हाफ पोर्शन कैसा है, लोअर हाफ पोर्शन रफ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, इतने रीजन तक रफ है। तो उस रफनेस के बेस पे ब्लॉक अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करूं तो हाफ द पोर्शन तक आने तक वो ब्लॉक क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। अगर मैं यहाँ से ब्लॉक को अलाउ किया तो यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करने में एक्सेलरेट करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करने में डिक्सेलरेट किया, ताकि फाइनली इस पॉइंट पे आके क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। पूछता है कि म्यू और थीटा के बीच में क्या रिलेशन होगा। समझ आया क्वेश्चन? Yes, sir. इसको कैसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, आप अप्लाई कीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम से। आप सिंपल अप्लाई कीजिए नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, क्या उस ब्लॉक में कोई मूवमेंट है या नहीं? आप बोलिए कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है इसके हाइट की वजह से। तो मान लीजिए मेरे पास टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है, h, ठीक। देन उसके बेस पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वर्क डन किसकी वजह से होगा, जो उस मोशन को अपोज करता होगा, एंड सो ऑन। एक बार कोशिश कीजिए फिर मैं बताता हूँ। आलिया, आपको क्वेश्चन समझ आया था? Yes, sir. ओके।
अदिति आंसर बताइए। 2 tan theta. इज इक्वल टू म्यू। उल्टा तो नहीं आ रहा आपका? शायद शायद ऐसा आंसर है। देखता हूँ चेक करके। Yes, एक आलिया आपसे सॉल्व हुआ? आपकी आवाज नहीं आई। नो सर। आप यहाँ बताइए पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना होगा उस ब्लॉक का? ब्लॉक फाइनली कहाँ पे चली गई? बॉटम पे। बॉटम पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास? बोल सकता हूँ आलिया? यस सर। अब देखिए जो वर्क डन होता होगा, वर्क डन यहाँ पे कौन करता होगा? एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन, कौन सा? वर्क डन इस पर्टिकुलर सरफेस में किसकी वजह से होता होगा? तो आप बोलिएगा फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन कितने रीजन तक है? तो आप बोलिएगा हाफ ऑफ द रीजन तक है, सिर्फ यहां से यहां तक। तो अगर मैं इसकी हाइट यहां से यहां तक क्या बोल सकता हूँ? h/2। तो ये मेरे पास स्लैंट हाइट है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी h/2 टाइम्स साइन थीटा। इतना मेरे पास डिस्प्लेसमेंट होता होगा। अब वर्किंग का फॉर्मूला होता है माइनस म्यू, जो कि इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई h/2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। This should be equals to minus of potential energy initial, which means at this point. तो कितना हो जाएगा? mgh 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 cancel out, minus minus cancel out, so mu is equals to 2 times tan theta. अदिति आई थिंक आपने इसे सॉल्व नहीं किया था, कैसे सॉल्व किया था आपने? सर ऐसे ही रफली सॉल्व। समझ आया? आलिया समझ आया आपको? सर एक बार फिर से समझा लीजिए। पहले ये समझ आया था काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 0 क्यों होगी? नो सर। पहले ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन को देखिए, क्या वहां पे मूविंग बॉडी है, रेस्ट में बॉडी? द मूविंग है तो नीचे। यहाँ पे इनिशियल इस पॉइंट पे रेस्ट में। हाँ, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसलिए उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनली जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया बॉटम पे, तो वहां पे मूविंग है कि रेस्ट में है? रेस्ट में। दोनों जगह वेलोसिटी तो 0 0, इसलिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? 0 0 बोल सकते हैं। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी फाइनली वो ग्राउंड को टच कर दिया, इसलिए ग्राउंड से कोई उसके पास हाइट नहीं होगी, इसीलिए उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? 0 बोल सकता हूँ। यस सर। ओके, तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हुई, जहाँ पे इनिशियल पॉइंट ब्लॉक हाइट h पे है, उसकी वजह से, इसलिए मैं बोल सकता हूँ माइनस ऑफ mgh। आई बात समझ? यस सर। यहाँ पे वर्क डन किसने किया था? तो आप बोलिएगा फ्रिक्शन ने। कितने पोर्शन तक के लिए? हाफ ऑफ द रीजन तक के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन सिर्फ लोअर हाफ पोर्शन में एक्ट कर रही है। आई बात समझ? यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट डिस्प्लेसमेंट h/2। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विच इज पाथ डिपेंडेंट, इसलिए यहाँ से यहाँ तक जो पाथ होगा स्लैंट हाइट मैंने वो निकाला। sin theta is equals to perpendicular over hypotenuse, तो hypotenuse is equals to perpendicular by sin theta। तो ये slant height की वैल्यू आ गई। ये समझ आया? यस सर। फिर मैंने फोर्स का कंपोनेंट निकाला फ्रिक्शनल फोर्स के बेस पे, तो उसकी वैल्यू आ गई म्यू mg cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी mgh कैंसिल आउट, म्यू की वैल्यू यहाँ सॉल्व कर लिया, तो म्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा। आई बात समझ? यस सर। ओके, इसको आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते थे, आपकी मर्जी। फर्स्ट आप लेते हैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कुछ वेलोसिटी अटेन की होगी, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन से थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फिर वहां से वहां तक डिसेलरेट करता उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, ताकि फाइनली वो रेस्ट में आ जाता। तो जितनी वेलोसिटी यहाँ पे उसने एक्वायर किया था ऑन फॉलिंग फ्रॉम टॉप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वही वेलोसिटी अगले वाले पाथ के लिए इनिशियल वेलोसिटी की तरह एक्ट करती, हम फिर से वहां से सॉल्व करते, तो आपका आंसर इतना ही होता है।
ठीक है, बट ज्यादा आसान मेथड ये है कंजर्वेशन ऑफ वर्क में जो थ्योरम के बेस पे, तो इसलिए मैंने ज्यादा आसानी से बताया। ओके, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, अब समझ आ गया? Yes, sir. ओके, इसके बेस पे एक क्वेश्चन था जेई में, ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। उसने कहा कि कोई एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरह, ठीक, एंड कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ से यहाँ तक, ये इंक्लिनेशन अगर मैं एक्सटेंड करूं, ये इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर है, ठीक। ये पूरा रफ रीजन है, मतलब ये पूरा इंटायर सरफेस रफ है यहाँ तक, एंड फिर यहाँ तक पूरा रफ रीजन। तो कहता है कि इस पर्टिकुलर सरफेस पे कोई ब्लॉक अभी किसी इस पॉइंट पे है, ठीक। इस ब्लॉक का मास m है, अभी इस पॉइंट पे है, पॉइंट ए मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करता है पॉइंट बी तक, फिर यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करता है पॉइंट सी तक, ठीक। बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट x है। तो कहते हैं कि इसके पास जितनी एनर्जी ए पॉइंट पे थी, वो एनर्जी इस पर्टिकुलर फ्रिक्शन के अलॉन्ग मूवमेंट करने में डिसिपेट करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसके लिए, ठीक। तो कहता है कि जो एनर्जी थी टोटल उस पर्टिकुलर ब्लॉक एट पॉइंट ए, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और डिसिपेट होती है ऑन गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड ऑन गोइंग फ्रॉम बी टू सी। Then find mu of this particular surface and x traveled across B to C. समझ आया? Yes, sir. तो उसने कहा if total energy of block at A is equally dissipated along AB and BC, then find mu of this particular surface and x. अदिति, आपको समझ आया क्वेश्चन ये? Yes, sir. थोड़ा। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार कोशिश कीजिए। पहले ये सोचिए कि टोटल एनर्जी उस पॉइंट ए पे किसकी वजह से होगी, तो आप बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। इस mgh को आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इक्वली हाफ, तो mgh/2 एंड mgh/2। जो फर्स्ट हाफ है वो डिसिपेट करेगा फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स गोइंग अलोंग दिस पर्टिकुलर इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो वर्क डन होता है, मैंने आपको उसका फॉर्मूला पीछे डिफाइन किया था, फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये हाइट h है, तो इसके अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है h बाई साइन थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू टाइम्स mg cos थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, तो वहां से म्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी।
आलिया इसके बाद क्या करेंगे, समझ आया? Yes, sir. ये जो लेफ्ट वाला कॉलम है वो इंक्लाइन प्लेन के लिए, तो इसको किसके इक्वल कर दीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू इंक्लाइन प्लेन, दैट इज म्यू एम जी कॉस थीटा, एंड डिस्प्लेसमेंट वहां से वहां तक कितना है, h बाय साइन थीटा, इसके थ्रू डिसिपेट होगा। तो यहाँ पे अननोन पार्ट सिर्फ म्यू है, तो उसके साथ इक्वेट कर दीजिए। ये जो डिसिपेट होगा हॉरिजॉन्टल पार्ट के लिए, तो हॉरिजॉन्टल पार्ट में होता है म्यू एम जी टाइम्स एक्स। म्यू की वैल्यू आपने लेफ्ट वाले इक्वेशन से सॉल्व कर लिया है, उसको पुट कर दीजिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक अब सॉल्व हो गया होगा। अदिति, आलिया आपने सॉल्व किया? So बस एक मिनट sir. ओके Um, जो हाँ, जो हमारा राइट हैंड साइड वाला है तो h अपॉन साइन थीटा, तो उसमें हम लोग 30 लिखेंगे ना? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो पहले सारी चीजें तो कट जाएंगी, म्यू एम जी मतलब एम जी एच एंड एम जी एच कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा। जहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 2। यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 1/2√3। ऐसा आया? ऐसा। इस वैल्यू को राइट हैंड साइड वाले इक्वेशन पुट कर दीजिए, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। अदिति, अदिति आपने सॉल्व किया? सो वहाँ उसकी भी सेम आ रही है, एम जी कट हो जाएगा और h की वैल्यू 2 है तो 1 हो जाएगा। h/2 इज इक्वल टू म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है, 1/2√3 इंटू h की वैल्यू 2, 2 और 2 कट जाएगा तो 1, 2 से जाकर मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू हो जाएगी। यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। ओके, तो इसी तरह से आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बेस पे, कि क्वेश्चन कंजर्वेटिव फोर्स के बेस पे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बेस पे, उस वर्क डन की वजह से कौन कौन से एनर्जी में चेंज आ रहा है, पहले आप उसको एनालाइज कीजिए, एंड देन पे उसके बेस पे अप्लाई करते हैं एंड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? यस सर। ओके, अब इसके बाद एक अनदर टर्म आता है, जैसे हमने एक टर्म लिखा था, नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं बोलूं कि नेट वर्क डन की वैल्यू उस पर्टिकुलर सिस्टम में कितना हो जाए, 0 हो जाए, मान लीजिए उस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल वर्क डन ना हो, तब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस वर्क डन इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल,
पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इनिशियल वाले टर्म को एक तरफ ले जाइए, तो इसको लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और ये टर्म आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। ये जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं E, और ये इनिशियल के डिफाइन कर रहा है, तो इसको बोल सकता हूँ EI। ये भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी बट किसी फाइनल टर्म के लिए डिफाइन हो रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ EF। तो हमने यहाँ से कंक्लूड किया कि अगर उस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल वर्क डन ना हो, देन सम ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ऑफ पोजीशन उस पर्टिकुलर मोशन के लिए वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। बोल सकते हैं। यस सर। तब इस टर्म को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो डिफाइन करते हैं if there is no work done on the system, then total mechanical energy at any instant is always constant। मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पोजीशन के लिए वो रिमेन्स कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अदिति समझ आया आपको ये? Yes, sir. Network. पीछे वाली चीज आपको समझ आई थी कि मैंने सॉल्व किया ये वाला टर्म? Yes, sir. ओके, उसको नोट डाउन कर लीजिए। Yes, sir. डन सर। ओके, मैं आपको एक आसान से क्वेश्चन बताता हूँ उस पर बेस्ड। If a body is thrown vertically upward at velocity u, find its velocity at half the maximum height it would attain। जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जिस तरह फ्रॉम द सरफेस, ताकि मैक्सिमम हाइट वो कितना अटेन करे, h। तो बताइए हाइट h/2 पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? आई बात समझ? जैसे यहाँ पे ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी u है, ये किसी इस हाइट तक मैक्सिमम राइज कर सकता है, सपोज हाइट h। तब उसके हाफ डिस्टेंस पे वेलोसिटी ऑफ बॉडी कितनी होगी? अदिति क्वेश्चन समझ आया आपको? Yes, sir.
यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क डन कर रही है, नहीं कर रही है? आलिया, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी कोई वर्क डन कर रही है, नहीं कर रही है? आप बोलिए नहीं कर सर रही है। नहीं कर रही। तो मैं बोलूंगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, तीनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। उनकी वैल्यूज को पुट कीजिए, जो भी अननोन पार्ट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आलिया सॉल्व हो रहा है? Yes, sir. ओके। जैसे अगर आप ए पॉइंट पे एनर्जी बोलिएगा तो वहां पे सिर्फ मूवमेंट है, कोई हाइट नहीं है, तो वहां पे सिर्फ उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। बी ये पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं होता, लाइक थर्ड इक्वेशन इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन से भी सॉल्व हो सकता था, बट एनर्जी मेथड से ज्यादा आपको यहाँ पे यूज करना है, इसलिए यस। उसके बेस पे यूज कर रहा हूँ। बी पॉइंट पे जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच बाई टू, एंड सी पॉइंट पे एनर्जी हो जाएगी सिंपली एम जी एच। तो आप एक काम कीजिए, फर्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट इन दोनों को इक्वेट करके u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h निकाल लीजिए, फिर उस h की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए ताकि वहां से v की वैल्यू हो जाए। आई बात समझ? Yes, sir. फिर u रूट 2gh। हाँ, u की वैल्यू आ गई कितनी? अंडर रूट 2gh, या h की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास u स्क्वायर अपॉन 2g। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूं और इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं, तो यहाँ पे टर्म आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच बाई टू। एच की वैल्यू मेरे पास कितनी है? यू स्क्वायर बाई टू टाइम्स ऑफ जी। ये टू एंड टू कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। इन सारे टर्म को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा मेरे पास कितना? जी एंड जी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस 1/4 एम यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 एम बी स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा 1/4 एम यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एंड ये टर्म कैंसिल आउट, एम एन एम कैंसिल आउट, तो b इज इक्वल्स टू सिंपली u बाई रूट 2। इतना कुछ आ जाएगा। समझ आया? Yes, sir. अब इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट आप u की वैल्यू हाइट के टर्म में निकाल लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, फिर उसके बाद फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से यहाँ तक के लिए अप्लाई करते हैं, उस h की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं एंड वहां से भी आंसर सही आता है। आया समझ आती है? यस। ओके, इसको नोट डाउन कर लिया यस सर। आलिया? Yes, sir. ओके देन, इतना पढ़ के रखिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पावर एंड कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस। Yes, sir. ओके, इसको रिवाइज कर लीजिएगा जो